Hello again, and now let's see another very technical and interesting chapter, appeals and revision. तो वैसे तो ये अब सब थियोरेटिकल टॉपिक्स चल रहे हैं, लेकिन ये एक टॉपिक है जो बहुत ही टेक्निकल नेचर का है, बहुत ही लॉ बेस्ड टॉपिक है, अपील्स. अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जिसके इंटरप्रिटेशंस मैं आपको बताऊंगा, और वो सारे इंटरप्रिटेशंस आप याद रखेंगे. बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, बट वेरी टेक्निकल. अब जैसे आपने डीटी में भी पढ़ा होगा अपील्स, है ना, हमने देखा था अपील्स एंड रिवीजन, तो उसी लाइंस पे है. देर आर स्टेप्स इन विच यू हैव टू फॉलो द अपील. पहले आप जाएंगे अपेलेट अथॉरिटी के पास, फिर आप जाएंगे ट्राइब्यूनल में, फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में, और फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में. तो हायरार्की वैसी रहती जैसे अपन डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं, और कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपने वहां भी पढ़े तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगे. तो चलो शुरू करते हैं, तो फिर समझ में आएगा. ऐसे मैं बोलूंगा हवा में तो कुछ समझ में नहीं आएगा. लेट्स सी. सेक्शन 107 अपील्स एंड रिवीजन. सबसे पहले डेफिनेशन दिया है अपेलेट अथॉरिटी का. मींस द अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथोराइज्ड टू हियर अपील्स एज रिफर्ड टू अंडर सेक्शन 107. उसका डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 8 में दिया है. लेकिन आगे बढ़ने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो आता है अपील्स. व्हाट डू यू मीन बाय अपील्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछता हूं मैं कि अपील का मतलब क्या है, तो उनको वही नहीं मालूम होता है कि इसका मतलब क्या है. अब देखो, हमने असेसमेंट पढ़ा, डिमांड एंड रिकवरी भी पढ़ा, सेक्शन 73 74, जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर जो होता है यानी डिपार्टमेंट. अच्छा चलो और पहले से शुरू करता हूं. ये जो डिपार्टमेंट है अपना, यानी डिपार्टमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स अभी तक इसका नाम है. इसका नाम चेंज करके जीएसटी करना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स होगा. रुक जाओ, अभी टाइम है उसके लिए. सो यू विल सी दी चेंज इन द नेम ऑल्सो. खैर, तो ये जो डिपार्टमेंट है सीबीईसी, ये बोर्ड है सबसे ऊपर. अब इसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं. तो ऑफिसर्स जो है वो अलग अलग लेवल के होते हैं. एक होता है इनका असेसमेंट विंग. तो असेसमेंट विंग के अंदर ये सारे ऑफिसर्स जो अपन ने जीएसटी के स्टार्टिंग में देखे सेंट्रल टैक्स में, उसमें चीफ कमिश्नर आता है, फिर कमिश्नर्स आते हैं, एडिशनल कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर्स, है ना, फिर डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब जो रहते हैं. सो दीज आर दी असेसमेंट विंग ऑफिसर्स. सिमिलरली एक इनका इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है, जिनके ऑफिसर्स का काम मेनली इन्वेस्टिगेशंस करना है. और फिर एक आता है अपेलेट विंग. तो अपेलेट विंग जो है, इसके अंदर अपेलेट ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटीज हु आर गोइंग टू हियर द अपील्स. तो वो तो जाने दो, अपन अभी देखेंगे. मेन कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं वो ऑफिसर्स नहीं सिखा रहा हूं. असेसमेंट वर्ड एंड अपेलेट, ये दो वर्ड्स अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं. ऑफिसर्स तो हमने स्टार्टिंग में देखा था. तो असेसमेंट वालों का काम क्या है? असेसमेंट को हम एजुडिकेशन भी कहते हैं. असेसमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज एजुडिकेशन. टेक्निकल वर्ड आता है एजुडिकेशन. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिटरमाइनिंग योर लाइबिलिटी और असेसिंग योर लाइबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार जो बेसिक असेसमेंट किया जाता है उसको कहते हैं असेसमेंट या एजुडिकेशन, एडजज करना. तो 73 74 देखे अपन ने रिकवरी सेक्शन, 79 भी देखा वैसे, और उधर असेसमेंट के सेक्शंस देखे थे अपन ने. तो ये सब जो है ये असेसमेंट विंग का काम है. फर्स्ट टाइम जैसे हमने रिटर्न्स भरा, तो रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज करके देखेंगे, असेस करके देखेंगे बराबर है कि नहीं, तो उसको कहते हैं असेसमेंट. पहली बार चेक करना कि असेसी ने सही भरा है टैक्स कि नहीं, तो उसको असेसमेंट कहते हैं या एजुडिकेशन कहते हैं. करेक्ट. अब ये असेसमेंट या एजुडिकेशन हो गया, होने के बाद अगर एक पर्सन एग्रीव्ड है, देयर इज अ पर्सन हु इज एग्रीव्ड, तो सबसे पहले एग्रीव तो असेसी होगा,
क्योंकि असेसमेंट जो होगा तो डिपार्टमेंट अपने आप के अगेंस्ट तो नहीं करेगा ना, दे विल असेस द केस अगेंस्ट द असेसी ओनली। तो ये जो ऑर्डर आएगा असेसी के अगेंस्ट में होगा, असेसी विल फील एग्रीव्ड। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो फिर क्या करती है, कंप्लेन, कंप्लेन टू अ हायर अथॉरिटी, है ना, कंप्लेन टू अ हायर अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द लोअर अथॉरिटी। तो इसको कहते हैं अपील। तो अपील का मतलब है कंप्लेन मेड टू अ हायर अथॉरिटी, कंप्लेन टू हायर अथॉरिटी अगेंस्ट एन ऑर्डर विच इज ऑलरेडी पास बाय अ इंफीरियर या लोअर अथॉरिटी। तो एडजुडिकेशन हो चुका है, देयर इज एन ऑफिसर हु हैज ऑलरेडी एडजज्ड द केस, नाउ वी आर गोइंग टू अपील। तो ओरिजिनल को असेसमेंट कहा जाता है, और उसके ऊपर फिर जो नेक्स्ट लेवल पे जाता है कि एक ऑर्डर आ गया है, नाउ आई एम एग्रीव्ड एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, सो आई विल कंप्लेन टू हायर अथॉरिटी, तो उसको कहेंगे हम अपील। तो अब अपील का सिलसिला शुरू होता है, सिलसिला यानी कि लेवल्स है। सो देयर आर 4 लेवल्स। सबसे पहला लेवल है अपेलेट अथॉरिटी। अब एओ से असेसिंग ऑफिसर भी आता है, तो लेट मी राइट एपीपी अथॉरिटी। अपेलेट अथॉरिटी के बाद फिर आप एग्रीव्ड हो या सामने वाला पार्टी, चलो और डिटेल में समझाता हूं। जो अपील करता है, देखो एग्रीव पार्टी अपील करेगा, ही तो फर्स्ट एग्रीव पार्टी तो असेसी ही रहता है। असेसी यानी कि सप्लायर या जो भी पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर है, तो ये पर्सन जब अपील करता है तो पर्सन को अपेलांट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अपेलांट। चलो पूरा मैं आपको समझाता हूँ, सारे टेक्निकल वर्ड्स बता देता हूँ ब्रीफ में, फिर पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। सब ध्यान रखो, हाँ ध्यान दो, बिल्कुल पकड़ने का है वर्ड्स मैं जो बोलूंगा। The person who files appeal is called as appellant. A-P-P-L-L-A-N-T, appellant कहते हैं उसको, जो अपील फाइल करेगा appellant, pronounced as appellant। और ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था, उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऑफिसर आएगा बचाने के लिए खुद को कि ये मेरा ऑर्डर है, सही है, तो ही विल डिफेंड हिमसेल्फ, तो उसको कहेंगे डिफेंडांट। जो डिफेंड करता है अपने ऑर्डर को तो उसको डिफेंडांट या रिस्पोंडेंट भी कहते हैं। तो जो अपील करेगा वो अपेलांट, जो दूसरा पार्टी है वो डिफेंडांट। तो ये दोनों पार्टी रहेंगे, अपना अपना पॉइंट अपेलेट अथॉरिटी के सामने रखेंगे। अपेलेट अथॉरिटी दोनों की बात सुनेगा, दोनों को सुनने के बाद पहले किसको सुनेंगे, अपेलांट को, फिर डिफेंडांट को टाइम देंगे डिफेंड करने के लिए कि अपील अपेलांट ने बोला है अब तुम डिफेंड करो, तुमको तुम्हारे ऑर्डर को डिफेंड करो, तो वो उसके प्रेजेंटेशन देगा। दोनों के रिप्रेजेंटेशन को सुनने के बाद, और ये दोनों पार्टी जो है वो खुद खड़ी हो सकती है या अपने लॉयर को या सीए वगैरह को खड़ा कर सकते हैं, तो उनको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। सो दे कैन पुट देयर केस और दे कैन अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू पुट देयर केस बिफोर द अपेलेट अथॉरिटी। दोनों को सुनने के बाद अपेलेट अथॉरिटी अपना डिसीजन देगा। तो डिसीजन क्या रहेगा अपेलेट अथॉरिटी का, डिसीजन ये रहेगा कि ये जो ओरिजिनल ऑर्डर था ये सही है या गलत है, पूरा सही है या पूरा गलत है, या थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। तो अगर पूरा सही है तो कहेगा आई अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल अथॉरिटी। पूरा गलत है तो उसको कैंसिल कर देगा, कैंसिल द ओरिजिनल ऑर्डर। और अगर बीच में है तो उसको कहते हैं मॉडिफाई। सो व्हाट द डिसीजन विल बी, टू मॉडिफाई दिस ओरिजिनल ऑर्डर, कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दो। ठीक है, तो 3 तरह के ऑर्डर आएंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या मॉडिफाई। ठीक है, तो इसका डिसीजन आ गया। अब अगर एक्सेप्टेंस आया अपहोल्डिंग द ओरिजिनल ऑर्डर, तो ऑफिसर जीत गया, असेसी हार गया। अगर ये कैंसिल हो गया ओरिजिनल ऑर्डर तो असेसी जीत गया, ऑफिसर हार गया। और अगर मॉडिफाई हुआ तो मॉडिफाई में दोनों चीजें हो सकती है। देखो मैं आपको बताऊं, मॉडिफाई में जो टैक्स असेस हुआ था उसको बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। थोड़ा दोनों के फेवर में रहता है, थोड़ा उसके फेवर में थोड़ा इसके फेवर में।
तो जो मेरे फेवर में है तो वहां ऑफिसर एग्रीव्ड है, जहां ऑफिसर के फेवर में है तो मैं एग्रीव्ड हूं, दुखी, एग्रीव्ड यानी दुखी। तो अब क्या होगा कि ये डिसीजन आ गया, इसको ऑर्डर कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द अपेलेट अथॉरिटी। अब ये ऑर्डर के अंदर जो एग्रीव्ड होगा, मैं भी हो सकता हूं और ऑफिसर भी हो सकता है, या हम दोनों भी हो सकते हैं। तो जो भी एग्रीव्ड है अब इस ऑर्डर के अंदर, वो जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, अपील करेगा। तो नेक्स्ट लेवल है अपेलेट ट्राइब्यूनल। तो नेक्स्ट अपील ट्राइब्यूनल में होगा। कौन करेगा? जो दुखी होगा। तो अब दोनों पार्टी में से कोई भी एक दुखी हो सकता है, जो दुखी है वो जाएगा, तो ट्राइब्यूनल में मैटर जाएगा। अब ट्राइब्यूनल में मैटर गया तो फिर ट्राइब्यूनल अपना दिमाग लगाएगा। अच्छा, ट्राइब्यूनल क्या होता है, कैसे सेटअप होता है, वो भी सब बैकग्राउंड अपन देखेंगे। ट्राइब्यूनल में दो तरह के जजेस होते हैं, टेक्निकल मेंबर्स एंड अकाउंटेंट मेंबर्स। एक जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक अकाउंटेंट। तो जुडिशियल मेंबर्स जुडिशियरी वाले लोग रहते हैं, अपॉइंट होते हैं, कैसे होते हैं हम देखेंगे, उनके क्वालिफिकेशंस वगैरह सब देखना है। और जो अकाउंटेंट मेंबर है वो कैसे अपॉइंट होते हैं वो भी देखेंगे। तो इसमें नॉर्मल बेंच एक रहता है, ट्राइब्यूनल में दो लोग बैठकर आपका केस सुनते हैं, एक अकाउंटेंट मेंबर और एक जुडिशियल मेंबर, दोनों बैठेंगे और डिसाइड करेंगे, जो उसको डिवीजन बेंच कहते हैं। डिवीजन यानी दो लोगों का बेंच। फिर बहुत चिल्लर केस है तो सिंगल बेंच भी अपॉइंट होता है। सिंगल बेंच यानी एक ही जज बैठेगा, वो जज या तो टेक्निकल मेंबर या जुडिशियल मेंबर, कोई भी एक हो सकता है, वो सुन के डिसाइड कर लेगा, बहुत चिल्लर केसेस। और अगर बहुत बड़े केस है तो वहां पर स्पेशल बेंचेस भी अपॉइंट होते हैं। स्पेशल बेंच विल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर पर्सन्स, 3 और मोर मेंबर्स बैठ के डिसाइड करेंगे, तो उसको स्पेशल बेंच कहते हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब्यूनल जो है वो डिसाइड करता है, और कितने लोग बैठेंगे वो भी वो डिसाइड करता है, 5 के 10 के 15 के 20 के, कितने लोग बिठाना है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है। स्पेशल बेंच होते हैं, नॉर्मल बेंच यानी 2, एंड दे कैन बी अ सिंगल बेंच ऑल्सो। अब ट्राइब्यूनल केस को सुनेगा, दोनों पार्टी को सुनेगा और फिर डिसीजन देगा, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल का डिसीजन में 4 डिसीजन होते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई, ये तो 3 रहते ही है, एक चौथा भी आता है, एंड दैट इज सेंड बैक द केस टू द ओरिजिनल ऑफिसर फॉर री एजुडिकेशन। इसको रिमांड कहते हैं, रिमांड कर देना यानी वापस भेज देना। तो क्या कि ये ओरिजिनल अथॉरिटी जो थी यहां पे जिसने असेसमेंट किया, उसने मान लो कि सही तरीके से असेसमेंट नहीं किया है, सही प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं किए, तो ट्राइब्यूनल कहता है कि भाई हम क्या डिसाइड करें। हम ऑर्डर को तब डिसाइड कर सकते हैं जब ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन बराबर से हुआ हो। यहां ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम है, तो ट्राइब्यूनल केस को सेटिसाइड करता है, ये ऑर्डर को सेटिसाइड करता है और कहता है वापस लेके जाओ, और ओरिजिनल अथॉरिटी को कहता है, डायरेक्शन देता है कि आप इसको वापस से एजुडिकेट करो, ओरिजिनल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके फिर ऑर्डर पास करो, तो उसको री एजुडिकेशन कहते हैं, या डी नोवो असेसमेंट भी कहते हैं। डी नोवो इज अ लैटिन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, डी नोवो, नोवो यानी बिगिनिंग, तो फिर से करके लाओ, तो फिर से करना पड़ता है उसको, तो उसको रिमांड केस भी कहते हैं, डी नोवो असेसमेंट भी कहते हैं, री एजुडिकेशन भी कहते हैं। अब री एजुडिकेशन आया तो वापस आ जाएगा यहां, लेकिन अगर नॉर्मल उसके ऑर्डर्स आए यानी कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाले या मॉडिफाई, तो फिर उसमें कोई एग्रीव्ड होगा एक पार्टी। अगर डिसीजन मेरे फेवर में आ गया तो ऑफिसर एग्रीव्ड हो गया, ऑफिसर के फेवर में आया तो मैं एग्रीव हो गया। तो अब जो एग्रीव्ड है वो नेक्स्ट अपील में जाएगा हाई कोर्ट के पास। अब यहां पे एक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझ लो, ये जो अपेलेट अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल है, यहां पे क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट दोनों अपील होते हैं। ये पहले जो 2 स्टेज है, यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों आते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है? क्वेश्चन यानी जो ग्राउंड पे हम अपील कर रहे हैं, अपील का जो मुद्दा है, मुद्दा जो ग्राउंड है, जो डिस्प्यूट है, वो या तो लॉ बेस्ड होगा या फैक्चुअल बेस्ड होगा। भाई हमने सप्लाई किया कि नहीं, गुड्स हमारे फैक्ट्री से निकला कि नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। फैक्ट है ना भाई, गुड्स निकला कि नहीं निकला, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। मैंने सर्विस दी या नहीं दी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पैसा मिला कि नहीं मिला, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है।
आ रहा है समझ? मैंने एजेंट अपॉइंट किया था कि नहीं किया था, वो आदमी मेरा एजेंट है कि नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स है। लेकिन क्या ये सेल सप्लाई है? डज इट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई? क्या कोई अमाउंट जो मिला वो वैल्यू में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? यानी जहां पर भी लॉ या रूल्स का कोई सेक्शन लगाने की बात आ रही है कि ये सेक्शन लगेगा कि नहीं, या कोई केस ये सेक्शन में फिट हो रहा है कि नहीं, ये लॉ के प्रोविजन में फिट होता है कि नहीं, यानी हम प्रोविजन को लगा के देख रहे हैं। तो जहां प्रोविजंस को लगाने की बात आती है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। ऐसा समझ में? तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर हुआ कि नहीं, माल गया कि नहीं, गुड्स मैंने आपको दिया कि नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये गुड्स जो दिया क्या वो सेल है? डज इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ सेल? डज इट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई? दिस बिकम्स क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये पेन मैंने आपको दी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि हाँ पेन दिया, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन वो पेन देना सप्लाई है क्या, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये लॉ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो ये सब लॉयर्स का काम है वैसे। तो अब देखो ये ओरिजिनल ऑर्डर ये आया कि पेन दिया ही नहीं है, नो गुड्स वर गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। तो डिसीजन लॉ के ऊपर है कि फैक्ट के ऊपर है? फैक्ट के ऊपर है। तो जब अपील होगा तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे अपील होगा कि भैया गुड्स दिया था या नहीं दिया था, जो भी है तो उसको प्रूव करो, प्रूव द अदर थिंग। सो वी आर अपीलिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। सप्लाई हुआ था कि नहीं, गुड्स गए थे कि नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बिल बना था कि नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। पैसे आए थे कि नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो अगर इस पे डिसीजन आया है कि पैसे मिले थे तो अपील भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे होगा। लेकिन पैसे जो मिले थे वो कंसिडरेशन था, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया। इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन में फिट होता है, तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर ये है, ओरिजिनल ऑर्डर ये है कि दिस मनी रिसीव्ड विल बी एडेड टू कंसिडरेशन, देन दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो हम जब अपील करेंगे कि नहीं ये कंसिडरेशन नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील होगा। सो जो अपील है आपका, जो मुद्दा है जिस पर आप अपील कर रहे हैं, वो या तो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल ऑर्डर, राइट। तो पॉइंट ये है कि पहले जो दो स्टेजेस है वहां क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी अपील होते हैं और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी अपील होते हैं। दोनों अपील आप कर सकते हो अपीलेट अथॉरिटी एंड ट्राइब्यूनल स्टेज पे। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पे आ गया वो फाइनल हो जाता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिसाइडेड बाय ट्राइब्यूनल बिकम फाइनल, दे कैनॉट बी अपील टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो आगे अपील नहीं होंगे, वो फाइनल हो गया। सो ट्राइब्यूनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स को डिसाइड नहीं करते, वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करते हैं। तो जो नेक्स्ट अपील होगा हाई कोर्ट में, वो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है आपके केस में तो ही होगा, वरना नहीं होगा। ओनली द अपील कैन बी मेड ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट ऑन फैक्ट्स। एंड सिमिलरली फिर हाई कोर्ट के बाद अगला स्टेज है सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी एग्रीव्ड है हाई कोर्ट के डिसीजन से वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है फिर। तो ये भी सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाएगा एंड नॉट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। आया समझ में? तो ये पूरा अपील है। ब्रीफ में मैंने आपको समझाया, टेक्निकल जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो मैंने आपको समझा दिए, कुछ लॉजिकल टर्म्स समझाए, कुछ अभी बाकी है, बहुत हैवी अभी मैं नहीं करना चाहता, धीरे धीरे अपन देखेंगे एक एक स्टेज पे। लेकिन 4 स्टेजेस है, समझ में आ गया। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहां तक जाएगा? ट्राइब्यूनल तक। उसके आगे क्या जाएगा? सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ओके, तो इसको कहते हैं अपील्स। और रिवीजन जो है वो क्या है, रिवीजन भी समझा लेता हूं ब्रीफ में। रिवीजन जो होता है कि ये एक जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया, तो ये जो असेसमेंट विंग है उसी में जो इसका बॉस है
कमिश्नर। तो कमिश्नर को पावर है कि ये ऑर्डर को बुला के चेक करे और देखे कि बराबर है कि नहीं, और नहीं है तो उसको रिवाइज करे। तो डिपार्टमेंट का ही बॉस है, उसी का हेड है, असेसमेंट विंग के अंदर ही है, वो अपने लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स है उसके ऑर्डर्स को बुला के चेक कर सकता है और जरूरत पड़े तो उसको रिवाइज कर सकता है। तो उसको कहते हैं रिविजनरी अथॉरिटी या रिवीजन। ये ऑर्डर को बुला के चेक करेगा और अगर गलत निकला तो उसको रिवाइज करने का पावर है, या तो खुद करेगा या उसको बोलेगा कि जाओ तुम अपील में और फिर वहां जाके रिवाइज कराओ। तो उसको रिवीजन अथॉरिटी कहते हैं। तो रिवीजन अथॉरिटी इज द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। अपीलेट अथॉरिटीज आर सेपरेट। पूरा अपीलेट विंग अलग होता है जिसका काम अपील सुनने का है, वो ओरिजिनल एजुडिकेशन नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा वो डिफरेंस है अपील एंड रिवीजन के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत सी चीज आपको पढ़ते पढ़ते अब समझ में आएगी। तो देखो शुरू करते हैं। एनी पर्सन एग्रीव्ड, अब ये वर्ड्स आएंगे, देखो टेक्निकल वर्ड्स। एग्रीव्ड यानी दुखी, जो दुखी हुआ है, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर गया वो दुखी होता है। एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट और द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और द यूटीजीएसटी एक्ट बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। देखो बाय एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अब समझ में आ रहा है टेक्निकल वर्ड्स। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि असेसमेंट विंग के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो ऑर्डर्स पास किए, जैसे 73 हो गया, 74 हो गया, 79 हो गया और बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। मे अपील टू सच अपीलेट अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, ये ऊपर में जो अपॉइंट होंगे, विद इन 3 months from the date on which the said decision or order is communicated to such person। टाइमिंग याद रखना है। तो एडजुडिकेशन ऑर्डर आया, जैसे रिकवरी ऑर्डर पास हो गया, उसके 3 महीने के अंदर आप अपील कर सकते हो। किसके पास? अपीलेट अथॉरिटी के पास। फाइन। और 3 महीने कहां से गिने जाएंगे? ऑर्डर जिस दिन पास हुआ वहां से, कि जिस दिन तुम्हें मिला वहां से, जिस दिन तुम्हें मिलता है कम्युनिकेशन से। तो उधर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया 25 तारीख को, तुमको दिया 29 को, 4 दिन के बाद। तो तुम्हारा 3 महीने का टाइम कहां से शुरू होगा? 29 से शुरू होगा। ओके, कम्युनिकेटेड टू सच पर्सन। गुड। फिर सबसेक्शन 2 कहता है द कमिश्नर में, कमिश्नर यानी बॉस, ऊपर लिख दो बॉस, डिपार्टमेंट का ही बॉस। असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर है, अब देखो कमिश्नर उसका क्या करता है। ऑन हिज ओन मोशन यानी खुद से, बाय हिमसेल्फ, स्यूमोटो भी कहते हैं इसको, और अपॉन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। तो ये कमिश्नर कौन सा है? ये कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ये सेंट्रल टैक्स का है, यानी सीजीएसटी का कमिश्नर। वैसे ही स्टेट वाला भी दूंगा ना, तो स्टेट वाला इसको बोलेगा कि भैया आप इसको करो, स्टेट टैक्स। और द कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स, ठीक है। कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड of any proceeding in which an adjudicating authority has passed any decision or order under this act or the State Goods and Service Tax Act or the Union Territory Goods and Service Tax Act। तो अपील तीनों में कॉमन है, सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट एंड यूटी एक्ट। तो इसमें कहीं भी ऑर्डर पास हुआ है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी लोअर रैंक, असिस्टेंट डिप्यूटी कमिश्नर, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज होते हैं, इवन जस्सी समटाइम्स। तो कमिश्नर जो है ये इनके ऑर्डर्स को बुलाएगा और चेक करेगा कि ये लीगली बराबर है कि नहीं, इसमें लॉ करेक्टली अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो उसको ये पावर है। तो ये पावर कौन सा है? रिविजनरी पावर। आ रहा है समझ में? ये डिपार्टमेंट का बॉस खुद बुला रहा है। तो देखो क्या करेगा, फॉर द पर्पस, अंडरलाइन करके दिया है मैंने, for the purpose of satisfying himself as to legality or propriety।
ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, ये आपने याद करना है और एग्जाम में लिखने का है। अगर क्वेश्चन इसमें थियरी क्वेश्चन ही आता है तो ये टेक्निकल वर्ड्स आपके पेपर में आने चाहिए। अगर नहीं आए ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी सब ग्रामर है, पर दीज आर टेक्निकल वर्ड्स। क्या चेक करेगा? लीगैलिटी। लीगैलिटी यानी कि लॉ को बराबर अप्लाई किया है कि नहीं। प्रोप्राइटी यानी कि प्रोप्राइटी का मतलब होता है कि वो ऑफिसर को ये ऑर्डर पास करने का राइट था कि नहीं था, और उसने अपने राइट्स को बराबर यूज करके ऑर्डर पास किया है कि नहीं किया है, उसको प्रोप्राइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटी। हर एक ऑफिसर के अपने एक लिमिटेशंस ऑफ पावर्स होते हैं, तो वो पावर्स को बराबर उसने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो इम्प्रॉपर ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, तो लीगैलिटी यानी लॉ बराबर अप्लाई हुआ है कि नहीं, एंड प्रोप्राइटी यानी वो ऑफिसर ने अपने जो अधिकार है उसको बराबर यूज किया है कि नहीं ऑफ द सेड डिसीजन और ऑर्डर। तो ये दो चीज चेक की जाएगी ऑर्डर के अंदर। एंड मे बाय ऑर्डर यानी अब कमिश्नर ऑर्डर पास कर रहा है किसके ऊपर? उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ऊपर। डायरेक्ट एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम to apply to appellate authority within 6 months from the date of communication of the said decision or order for determination of such points को अंडरलाइन करो, arising out of the said decision or order। said decision or order है ओरिजिनल ऑर्डर, जो ओरिजिनल ऑर्डर आया था, as may be specified by the commissioner in his order। तो कमिश्नर जो ऑर्डर पास करेगा और सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोलेगा कि तुम आओ इधर और देखो ये ओरिजिनल ऑर्डर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, इसमें ये 3 पॉइंट पे मेरे को शक है, ये बराबर से डिसाइड नहीं हुए हैं, तो ये 3 पॉइंट को लेकर के तुम अपीलेट अथॉरिटी के सामने जाओ। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेल्फ अपील। डिपार्टमेंट अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहा है, लेकिन ये राइट किसको है? कमिश्नर को है। तो कमिश्नर इज द बॉस, तो कमिश्नर बुलाएगा। तो अब देखो इसको याद कैसे करूंगे आप, मैं आपको समझाता हूं। कहानी बनाएंगे, कहानी से याद रहता है। तो कमिश्नर है अनुपम खेर, कमिश्नर इज अनुपम खेर, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो था उसके नीचे का रहता है नॉर्मली असिस्टेंट डिप्यूटी कमिश्नर, वो था कौन था, कोई भी ले लो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हम ले लेते हैं, चलो अच्छा कोई नाम जो याद रहेगा आपको। आजकल मूवीज नहीं देखता ना मैं, तो मेरे को एक्टर्स के नाम नहीं मालूम, इसलिए पुराने पुराने सब मैं जानता हूँ। चलो ले लेते हैं कौन? अनिल कपूर। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अनिल कपूर। अनिल कपूर ने ऑर्डर पास किया हुआ है, राइट। आप भी कहेंगे सर कौन से जमाने के नाम ले रहे हैं क्या करूँ, आजकल मैं मूवीज नहीं देखता। एनीवे, और आजकल के एक्टर्स के मेरे को नाम भी नहीं मालूम। अच्छा चलो नए नाम ले लेते हैं आपके हिसाब से, रणबीर कपूर ले लेते, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रणबीर कपूर ने ऑर्डर पास किया। अब उसका बॉस अनुपम खेर वो बुलाएगा, ऑर्डर लाओ, तुमने ऑर्डर पास किया है पिछले महीने एक एसएससी का, मेरे को दिखाओ। ऑर्डर बुलाएगा, चेक करेगा लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी बराबर है क्या। जहां जहां उसको शक जाएगा वहां क्वेश्चन मार्क डालेगा। फिर ये कमिश्नर एक ऑर्डर बनाएगा, और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, नॉर्मली अपन उसी को बोलते हैं जिसका ऑर्डर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो सबऑर्डिनेट ही अपना, उसको भी बोलते हैं। इधर आ रणबीर, कम हियर, मेरे को 3 पॉइंट तुम्हारे ऑर्डर के बराबर नहीं लग रहे, ये 3 पॉइंट को लेकर के तुम अपील फाइल करो अपीलेट अथॉरिटी के पास। तुम्हारा ही जो ऑर्डर है, तुम तुम्हारे ही ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे अपील करो, जो पॉइंट्स मैंने तुमको दिए उस पर अपील करो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाओ। फिर वो जाएगा, तो कितने समय में जाएगा? 6 मंथ्स, तो 6 महीने का टाइम है फिर उसके पास। अप्लाई टू अपीलेट अथॉरिटी विद इन 6 मंथ्स। आया समझ में? या फिर कहानी से याद रखना। फिर आगे देखो, वे इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2, यानी मेरा ऑर्डर, कमिश्नर का ऑर्डर, अनुपम खेर ने ऑर्डर पास किया। द ऑथराइज्ड ऑफिसर मेक्स एन एप्लीकेशन टू द अपीलेट अथॉरिटी। अच्छा आप मुझसे पूछोगे सर ये ऑथराइज ऑफिसर वो रणबीर कपूर खुद ही होना चाहिए क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। रणबीर कपूर का ओरिजिनल ऑर्डर था, मैंने बुलाया, चेक किया, मेरे को बराबर नहीं लगा, तो मैं उसको भी बोल सकता हूँ कि जाके अपील करो,
या मैं मेरे कोई भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल सकता हूँ। अब मेरे नीचे तो बहुत सारे, रणबीर कपूर तो एक है, तो मैंने इरफान खान को बोला, है इरफान इधर चल इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर। तो ये सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, उसको ऑथराइज ऑफिसर बोलेंगे अभी। तो देखो, the authorized officer makes an application to the appellate authority. Such application shall be dealt with by the appellate authority as if it were an appeal. हालांकि है ये application, the word is application, but it will be deemed to be appeal made against the decision or order of the adjudicating authority Ranbir Kapoor. And such authorized officer Irfan Khan, where the appellant, उसको appellant मान लेंगे, डीम करेंगे कि वो appellant, and the provisions of this act relating to appeals shall apply to such application. अब देखो ये बहुत टेक्निकल वर्ड्स रहते हैं, आप अपील की जगह एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की जगह अपील ऐसे इधर उधर मिसयूज नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन, अपील मीन्स अपील, अपेलांट मीन्स अपेलांट, ये वर्ड्स को चेंज नहीं किया जा सकता। तो देखो है तो एप्लीकेशन, दिस इज डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन, लेकिन उसको लॉ में डीम किया गया है कि ये अपील है। और जो ऑफिसर को मैंने यानी अनुपम खेर ने जो ऑथोराइज किया था इरफान खान को कि जाओ जाके अपील फाइल करो, एप्लीकेशन फाइल करो, उसको अपेलांट मान लिया जाएगा। ठीक है, गुड। फिर आगे, द अपीलेट अथॉरिटी में, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the period of 3 months, ये ओरिजिनल जो assessee करता है 3 months और 6 months, ये वो दूसरा वाला केस जिसमें डिपार्टमेंट खुद जा रहा है, as the case may be, allow it to be presented within a further period of 1 month. An extension can be given by 1 month, so it can become 3 plus 1 or it can become 6 plus 1. Okay, then every appeal under this section shall be in such form and shall be verified in such manner as may be prescribed. तो उसके रूल्स रहते हैं, फिर अपील रूल्स, तो उसमें लिखा रहता है कौन से फॉर्म में आपको अपील करना है और उसको साइन कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है। नो, डिजिटल सिग्नेचर से होता है। Then subsection 6 is pre-deposit. Before you file the appeal, you have to deposit certain amount of tax. So what is the amount of tax to be deposited? Let's see. It says no appeal shall be filed under subsection 1 unless the appellant has paid in full. In full means full 100%. Such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty, whatever is in dispute, arising from the impugned order, means the order which has been appealed against, as is admitted by him. So for example, if the dispute is 25 crores or maybe 50 crores, out of 50 crores you are admitting 10 crores, so that 10 crores you have to pay in full, okay, before you file appeal. So before appealing, whatever amount you have admitted out of the order, that you have to deposit in full, and a sum equal to 10% of the remaining amount of tax in dispute arising from this said order, subject to a maximum of 25 crore rupees in relation to which the appeal has been filed. So out of the remaining amount you have to deposit 10%, okay, subject to a maximum of 25 crores. Means what will happen here is, let me explain you with an example, that if the order says that you have to pay an amount of 600 crores, okay, you admit 150 crores and you dispute the balance 450 crores. So balance 450 crores is under dispute and you have admitted that you are liable to pay 150 crores. So how much is the deposit to be made? You have to make payment of accepted amount, that is 150 in full, plus
10% of 450, 10% of 450 crores will be 45 crores. So that will be restricted to 25 crores. Okay, so plus 25 crores. So plus it will be 45 or 25, whichever is less, means 150 plus 25 is equal to 175. So you have to deposit 175 crores before filing the appeal with the Commissioner Appeals, right? So that is given there. And subsection 7 then says that where the appellant has paid the amount under subsection 6, the recovery proceeding for the balance amount shall be deemed to be stayed. So there will be a stay order imposed on the balance amount. Means the balance amount will not be recovered from you right now. There is automatic stay till the case is disposed of finally. फिर आगे बढ़ो, कहानी आगे बढ़ती है. The appellate authority shall give an opportunity to the appellant of being heard. अब देखो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. तो अब एक नोटिस आएगी तुमको कि फलाने फलाने दिन तुम्हारा केस लगने वाला है, हाजिर रहने का. तुम चले जाओगे उस दिन उसके ऑफिस में. फिर अपीलेट अथॉरिटी जो है वो तुमको चांस देगा, चलो बोलो क्या बोलना है तुमको, आई विल लिसन टू यू. यानी अब सुनवाई शुरू होगी. केस की सुनवाई होती है ना, तो सुनवाई शुरू होगी, तो उसको बीइंग हर्ड कहते हैं. सुनवाई, हियरिंग शुरू होगा. तो पहले अपॉर्चुनिटी किसको दी जाएगी? अपीलेंट को. Then the appellate authority may, if sufficient cause is shown at any stage of hearing, a very interesting point, number 9, at any stage, underline karo, at any stage of hearing of an appeal, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing. केस एडजर्न होगा, यानी आज की तारीख लगी, इसको तारीख पे तारीख कहते हैं ना. हाँ, तो वो यही है एडजर्नमेंट. इसी को तारीख पे तारीख कहते हैं. तो अभी तक जो लॉज थे हमारे पुराने, उसमें क्या होता था कि एन नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स हो सकते थे. आज ये हमने एक बहाना बना दिया कि ऐसा है वैसा है, हमको हम प्रिपेयर्ड नहीं है, एडजर्न कर दो. कोर्ट एडजर्न कर देता है. अच्छा ठीक है, 2 महीने बाद आओ, फिर तारीख लगी, फिर एडजर्न, फिर एडजर्न, ऐसे कर करके सालों तक केस निकाल लेते हैं. लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है, देखो क्या नीचे, कि कोई भी एक पार्टी है, 2 पार्टीज है, अपीलेंट एंड डिफेंडेंट. हम अपीलेंट है, ऑफिसर डिफेंडेंट है. और अगर ऑफिसर ने अप्लाई किया है, इरफान खान ने अगर अप्लाई किया है, तो हम डिफेंडेंट. इधर और 2 चीज है इसमें. हमने 3 महीने में अपील किया तो ऑफिसर जिसका ऑर्डर था वो डिफेंडेंट. और अगर वो अपील में आए, वो जो हमने देखा कमिश्नर के कहने पर अगर अपील करते हैं तो हम डिफेंडेंट बनते हैं. अब एडजर्नमेंट कौन ले सकता है? एडजर्नमेंट दोनों में से कोई भी ले सकता है. जिसका भी प्रिपरेशन बराबर नहीं है वो एडजर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन डालेगा कि भाई मेरे को टाइम दो, 1 महीने का, 2 महीने का. तो दोनों पार्टीज 3 बार मैक्सिमम एडजर्नमेंट्स ले सकते हैं. 3 times. You can ask for 3 adjournments only. तो वो नीचे लिखा है देखो, provided that no such adjournment shall be granted more than 3 times to a party during hearing of the appeal. तो डिफेंडेंट 3 बार मांग सकता है, अपीलेंट 3 बार मांग सकता है, बस, उससे ज्यादा नहीं. तो इससे क्या होगा, केस जल्दी जल्दी डिसाइड होंगे. अच्छी बात है. फिर 10 नंबर सब रूल सबसेक्शन 10, द अपीलेट अथॉरिटी मे एट द टाइम ऑफ हियरिंग, ये भी बहुत काम का है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एट एनी टाइम एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ एन अपील अलाउ एन अपीलेंट, अपीलेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या, टू एड एनी ग्राउंड ऑफ अपील नॉट स्पेसिफाइड इन द ग्राउंड्स ऑफ अपील if it is satisfied that the omission of that ground from the grounds of appeal was not willful or unreasonable. कुछ समझ में नहीं आया? अरे दोस्तों सिंपल पॉइंट है. देखो इसका मतलब क्या है, जो अपन ओरिजिनल अपील फाइल करते ना, उसका फॉर्म रहता है,
उसको अपील फॉर्म कहते हैं। उसके अंदर जब हम अपील फाइल कर रहे हैं तो अपने को मुद्दे डालने पड़ेंगे ना कि ये मुद्दों पे हम अपील कर रहे हैं। तो जो मुद्दे हमने लिए वहां ओरिजिनल में उसको कहते हैं ग्राउंड्स ऑफ अपील। So I will write there that I am filing my appeal on these grounds. Ground number 1, ground number 2, ground number 3 या only 1 या 1 2 3 4 5 जितने भी है तुमने लिए, तुमने फाइल कर दिया अपील। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम ओरिजिनल अपील फाइल करते होते हैं तो हमें भी एक आध दो ग्राउंड्स नजर नहीं आते। लेकिन जब जैसे आप देखो, आप जब झगड़ा करते हो ना दोस्तों से या दुश्मनों से तो झगड़ा कम होता है। मैंने तो देखा है दोस्तों से ही ज्यादा होता है ना। जो सबसे करीब होते हैं उन्हीं से झगड़ा ज्यादा होता है। आपने भी महसूस किया होगा इस बात को, है ना। एम आई राइट? यस। तो जब झगड़ा शुरू होता है तो हमारे दिमाग में एक आध पॉइंट रहता है, वो पॉइंट पे हम झगड़ा शुरू करते हैं। तूने ऐसा क्यों बोला? लेकिन जब झगड़ा शुरू होता है हम उसको बोलते हैं, वो हमको कुछ पॉइंट बोलता है, तब हमको और नई नई चीजें याद आती है। अबे तूने उस वक्त भी ऐसा कहा था 2 महीने पहले की बात, और वो 3 महीने पहले ऐसा भी हुआ था, और तू भूल गया अभी 1 हफ्ते पहले मेरे को क्या बोला था, है ना। तो जब बातें शुरू होती है, जब झगड़ा शुरू होता है, आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं, तो हमें नई नई चीजें याद आती है, पुराने पुराने पॉइंट्स भी याद आते हैं। तो वैसा ही अपील में भी होता है कि हमने ओरिजिनली जब सोच समझ के अपील फाइल किया तो हमें 3 ग्राउंड मिले, हमने 3 ग्राउंड पे अपील फाइल कर दी कि ये आर्ग्यूमेंट्स हमारे, इसके ऊपर हमारा ये कंक्लूजन है कि ऐसा होना चाहिए, हमने फाइल कर दी। लेकिन जब हियरिंग शुरू हो गई, हियरिंग जब शुरू हुई तो एक सवाल पैदा होता है कि हियरिंग शुरू हो गई है, अपील तो फाइल हो गया, अब वो हियरिंग स्टेज पे आ गया है, हियरिंग चालू हो चुकी है, क्या हम हमारे ग्राउंड्स में कुछ एडिशन कर सकते हैं? क्या हम नए ग्राउंड्स लेके आ सकते हैं अपील में कि नहीं, जो ओरिजिनल मेंशन थे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर वही रहेंगे? मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं। तो जो हमने मेमोरेंडम ऑफ अपील ओरिजिनली फाइल किया है राइटिंग में, उसी पे हमको लिमिट करना है आर्ग्यूमेंट्स, कि हम नए ग्राउंड्स भी लेके आ सकते हैं? ये सवाल पैदा हुआ। तो उसका आंसर यह है कि नॉर्मली यू आर नॉट अलाउड, normally you are not allowed to raise new grounds at the hearing stage। जो ओरिजिनल मेंशन किए उसी पे स्टिक करना है। लेकिन यहां लिखा है, ये एक एक्सेप्शन है उसका, कि अगर आप सफिशिएंट कॉज प्रूफ करते हो फॉर ओमिशन, ओमिशन यानी कोर्ट पूछेगा ना कि भैया तुमने ओरिजिनल में क्यों नहीं लिखे। अब मैं हियरिंग में अगर उसको कहूं, जज को, अपीलेट अथॉरिटी को, साहब मेरे को एक एडिशनल पॉइंट रेज करना है, तो बोलेगा भैया पहले क्यों नहीं किया, तुम्हारे जो राइटिंग में जो अपील फाइल हुआ है उसमें तो ये है ही नहीं, व्हाई शुड आई अलाउ यू टू रेज इट नाउ। तो हम कहेंगे साहब ये ओमिशन जो है वो जानबूझ के नहीं था, विलफुल नहीं था। देखो पहला पॉइंट, इट वाज नॉट विलफुल, ओमिशन वाज नॉट विलफुल। यानी हमें मालूम हो और हमने जानबूझ के छोड़ दिया हो, अरे इसको रहने दे, और फिर अचानक हम रेस करेंगे नहीं हम ये भी रेस करना चाहते हैं, तो अलाउ नहीं करेगा। इफ इट इज वेरी ऑब्वियस पॉइंट, वो कहेगा भैया ये तो दिख रहा है, तुमने क्यों छोड़ा इसको, तुमने जानबूझ के छोड़ा होगा, फिर वो अलाउ नहीं करेगा। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा ये विलफुली ओमिशन नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि ये ग्राउंड भी हो सकता है, हमें अब पता चला, अब हमें समझ में आया है, वी हैव डिस्कवर्ड दिस न्यू ग्राउंड, तो फिर वो अलाउ करेगा। तो वो पॉइंट है, द ओमिशन वाज नॉट विलफुल और अनरीजनेबल। अनरीजनेबल यानी कि मैं कहूंगा मेरे को मालूम ही नहीं था, कोर्ट कहेगा इतना क्लियर दिख रहा है, ओरिजिनल एजुडिकेशन ऑर्डर में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो तुम कैसे बोल सकते हो तुम्हें पता नहीं था, तो अनरीजनेबल हो गया, तो वो भी अलाउ नहीं करेगा। तो इट शुड बी समथिंग विच इज हिडन, विच वॉज नॉट एविडेंट फ्रॉम द ऑर्डर इटसेल्फ। द ओरिजिनल ऑर्डर में भी वो एविडेंट नहीं है, हिडन है, ऐसा ग्राउंड है जो छुपा हुआ है उसको फिर अपन यहां लेके आ सकते हैं, तो अलाउ करेगा। सो दिस इज वेरी रेयर दैट दे विल अलाउ यू टू ऐड न्यू ग्राउंड्स। बहुत ही डिफिकल्ट है इसको प्रूव करना फॉर एडिशन ऑफ न्यू ग्राउंड्स ऑफ अपील, लेकिन है राइट, राइट इज अवेलेबल, यू कैन डू सो।
चलो फिर आगे चलते हैं। तो अब ये सब ग्राउंड्स आ गए, दोनों पार्टी को सुन लिया, अपेलेंट को भी, फिर रिस्पोंडेंट को टाइम देंगे डिफेंडेंट को कि तुम बोलो क्या बोलना है, दोनों को सुन लेगा। फिर अपेलेट अथॉरिटी ऑर्डर बनाएगा। तो ऑर्डर कैसे बनाएगा देखो, द अपेलेट अथॉरिटी शैल आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी, ऑब्वियसली उसको पूरा छानबीन तो करना ही है, पूरी इंक्वायरीज वो करेगा, पास सच ऑर्डर एज इट थिंक्स जस्ट एंड प्रॉपर, कंफर्मिंग, कंफर्मिंग यानी अपहोल्ड कर देना, जो ओरिजिनल ऑर्डर बराबर है, सही है, मॉडिफाइंग चेंज करना थोड़ा बहुत, और एनलिंग, एनलिंग यानी पूरा स्क्रैच कर देना, स्क्रैप कर देना कि ओरिजिनल ऑर्डर पूरा का पूरा गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, द ओरिजिनल ऑर्डर इज थ्रोन आउट। तो उसको एनलिंग कहते हैं, एनल्ड, एनल यानी जीरो कर देना, नलीफाई कर देना। द डिसीजन और ऑर्डर अपील अगेंस्ट, बट शैल नॉट, शैल नॉट यानी क्या वो नहीं कर सकता, देखो, refer the case back to the adjudicating authority that passed the said decision or order। ये जो पावर है ना, सेंडिंग बैक, इसको रिमांड कहते हैं, मैंने अभी समझाया आपको स्टार्टिंग में। ये पावर अपेलेट अथॉरिटी, जो फर्स्ट अथॉरिटी है उसके पास नहीं है, ये पावर अगली जो अथॉरिटी है ट्राइब्यूनल, उसके पास है, जो अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेवल पे। तो ये पावर सिर्फ ट्राइब्यूनल के पास होता है, सो सेंड बैक द केस। ये ओरिजिनल अपेलेट अथॉरिटी जो है इसके पास नहीं है, याद रहेगा। तो अपेलेट अथॉरिटी के पास तीन ही पावर है, कंफर्म कर दो, एनल कर दो, टू एक्सट्रीम्स, कंफर्म एनल, कंफर्म एनल, या बीच में मॉडिफाई। तो मॉडिफिकेशन में दोनों चीज हो सकती है, या तो टैक्स बढ़ा भी सकता है, टैक्स को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो कैसे देखो, एक शॉर्ट पेमेंट था, 73 वाला केस मान लो, तो ओरिजिनल ऑफिसर ने अपने को नोटिस दिया, बुलाया 3 साल के अंदर, याद है ना, 73 बुलाया, सब किया, और 90,000 का ऑर्डर बनाया, 90,000 शॉर्ट पेमेंट है, भर दो करके। हम अपील में गए, अपीलेट अथॉरिटी ने छानबीन करने के बाद कहा, फारूक भाई हमारे हिसाब से तो तुम्हारा शॉर्ट पेमेंट 2 लाख का है। तो सवाल अब ये पैदा हुआ कि कैन द अपीलेट अथॉरिटी इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी। तो आंसर है यस। यहां जो मॉडिफिकेशन वर्ड होता है ना, उसमें वो टैक्स को बढ़ा भी सकता है, याद रखो, कम भी कर सकता है लेकिन बढ़ा भी सकता है। लेकिन अगर बढ़ाना है तो ये अपीलेट अथॉरिटी को हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा बिफोर दे पास दिस ऑर्डर। तो वो मेरे को शो कॉज नोटिस देगा। तो मैं जो बोल रहा था ना, देखो फारूक भाई कारण बताओ, यानी शो कॉज व्हाई वी शुड नॉट इंक्रीज योर टैक्स फ्रॉम 90,000 टू 2 लाख, बताओ। तो ये शो कॉज नोटिस जो है, इट हैज टू बी अंडर दैट सेक्शन 73, सेम सेक्शन में ये भी, यानी वो सेक्शन यहां भी गवर्न करेगा, यानी उसका जो टाइम लिमिट है ना 3 साल का, वो यहां गवर्न करेगा। यानी अगर 3 साल गुजर चुके हैं तो अपीलेट अथॉरिटी हमारा टैक्स नहीं बढ़ा सकता। यस, या 5 साल फ्रॉड केस में 3 साल 5 साल थे, 74 में 5 साल, 73 में 3 साल। तो अगर ये 5 साल गुजरने के बाद यहाँ अपीलेट अथॉरिटी के सामने केस लगा है, तो फिर वो टैक्स को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि नोटिस देने का टाइम लैप्स हो चुका है। शो कॉज नोटिस अब दिया ही नहीं जा सकता, शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते तो असेसमेंट भी नहीं हो सकता। आया समझ में? तो बढ़ाने के लिए, टैक्स को बढ़ाने के लिए 73 या 74 का शो कॉज नोटिस लगेगा। लेकिन पेनल्टी को बढ़ाना है तो वो 73 में नोटिस की जरूरत नहीं है। पेनल्टी का अमाउंट इंक्रीज करना है, इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो वो जस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे करके किया जा सकता है कभी भी। लेकिन टैक्स को बढ़ाना है, शॉर्ट पेमेंट है उसको बढ़ाना है, तो वहां 73 या 74 लगेगा। तो वो देखो सब दिया है, आगे अपन पढ़ते हैं। तो 11 हुआ। फिर देखो प्रोवाइडेड दैट, अब देखो प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर एनहांसिंग, तो एनहांसिंग किस में आया, मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन जो वर्ड है ना, आप लिख लो पहले वहां, देखो ये 11 में था ना मॉडिफाई, तो मॉडिफाई को अंडरलाइन करो और उसमें एरो डाल के लिख लो एनहांस और
रिड्यूस। इसमें दोनों पॉइंट आएंगे, मॉडिफिकेशन में दोनों आएंगे, एनहांस या रिड्यूस। टैक्स को बढ़ाना या टैक्स को कम करना, या इंटरेस्ट पेनल्टी को बढ़ाना या कम करना। ठीक है, अब देखो, अब प्रोविजोस पढ़ो। प्रोवाइडेड दैट एन ऑर्डर एनहांसिंग any fee or penalty or fine in lieu of confiscation। अब ये फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन क्या होता है? कॉन्फिस्केशन का सेक्शन अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। जब तुम्हारे गुड्स कॉन्फिस्केट होते हैं तो गवर्नमेंट के हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट बेच के पूरा पैसा रख लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे गुड्स छुड़ाने के लिए गए, तुमको गुड्स वापस चाहिए, तो फिर एक ऑफर होता है कि तुम फाइन भर दो और गुड्स लेके जाओ। तो वो कहते हैं फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। तो फाइन पे करके तुम तुम्हारे गुड्स को छुड़ा सकते हो वहां से। जैसे तुम्हारे पास बकरे थे, मैं उठा के ले गया, तुम मेरे पास आ रहे हो मेरे बकरे छोड़ दो। मैंने बोला फिर मेरे यहाँ घास क्यों खा रहे थे? मेरे गार्डन की घास खा गए, मैं बकरे तुम्हारे कॉन्फिस्केट कर लिया। चल लाओ 2000 रुपए दो तो बकरे दूंगा। तो बेचारा 2000 रुपए लाके देता है, फिर मैं उसके बकरे उसको वापस करता हूं। तो उसको कहते हैं फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। आए समझ में? तो एग्जाम्पल भी देखो मेरे को कहां से दिमाग में आया, लेकिन ये एग्जाम्पल याद रहेंगे आपको। वेरी गुड। अब देखो ये फर्स्ट प्रोविजो में टैक्स वर्ड नहीं है, दिख रहा है क्या टैक्स? नहीं दिख रहा ना, इंपॉर्टेंट है। फी है, फीस बहुत सारी जगह फीस पेएबल है, पेनल्टी है, फी है, पेनल्टी है, फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन है, या कॉन्फिस्केटिंग गुड्स ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। कॉन्फिस्केशन को बढ़ाना है, तुम्हारे 25 लाख के गुड्स कॉन्फिस्केट हुए, तुम अपील में गए, अपीलेट अथॉरिटी कहता है 25 लाख के का को 30 लाख के गुड्स कॉन्फिस्केट क्यों नहीं किए, लाओ एडिशनल 5 लाख के गुड्स लाओ, कॉन्फिस्केट करना है। तो वो है। और रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड, रिफंड को कम कर रहे हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको कम कर रहे हैं। शैल नॉट बी पास्ड, यानी अपीलेट अथॉरिटी ये कम करने की बात कर रहे हैं। शैल नॉट बी पास्ड अनलेस द अपीलेंट हैज बीन गिवन a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order। तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना है, दैट्स इट। वेरी गुड। लेकिन आप देखो सेकेंड प्रोविजो क्या कहते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द अपीलेट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी टैक्स, यहां अंडरलाइन करो वर्ड टैक्स। अब टैक्स की बारी आई। जो जीएसटी का अमाउंट है उसको अगर बढ़ाना है, टैक्स को बढ़ाना है, क्यों? तो अपीलेट अथॉरिटी कहता है कि देयर वाज शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरोनियस रिफंड। तो फिर वहां पर सेक्शन 73 या 74 फॉलो करना पड़ेगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। यानी अपीलेट अथॉरिटी को भी नोटिस देना पड़ेगा शो कॉज 73 74 के टाइम लिमिट्स के अंदर, और फिर असेसमेंट होगा, फिर रिकवरी होगी। तो वो देखो मैंने समझाया था ना आपको, तो लिखा है that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given a notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under section 73 or 74। 73 normal case, 74 fraud case। आया समझ में? तो अगर फ्रॉड केस है ये, तो 5 साल का टाइम लिमिट रहेगा। यानी अगर 5 साल निकल चुके हैं, अपीलेट अथॉरिटी टैक्स को इंक्रीज करना चाहता है लेकिन 5 साल निकल चुके हैं, तो वो नहीं कर सकता, टाइम बार केस हो जाएगा। और नॉर्मल में 3 साल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आगे चलते 12 कहता है, सब सेक्शन 12 के ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी डिस्पोजिंग ऑफ द अपील शैल बी इन राइटिंग ऑब्वियसली एंड शैल स्टेट द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, द डिसीजन देयरऑन एंड द रीजंस फॉर सच डिसीजन। यानी कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है, इसको स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं।
जिसपे उसके पूरे रीजंस वगैरह लिखे होते हैं. Then the appellate authority shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of 1 year from the date on which it is filed. तो 1 year में करना है, लेकिन कंपल्शन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है. Where it is possible, अगर पॉसिबल है तो करो, ऐसा लिखा है. यानी ये टाइम लिमिट कंपल्सरी नहीं है, बाद में भी हो सकता है ऑर्डर. Provided that where the issuance of order is stayed by any order of court, यानी अगर ये केस यहाँ चल रहा है appellate authority के सामने और कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर कोई भी रीजन से, then period of stay shall be excluded from computing the period of 1 year. एक्सटेंशन मिलेगा, वो तो सिंपल है. Then on disposal of the appeal, the authority shall communicate the order passed by to the appellant. एक कॉपी appellant को देंगे, एक कॉपी respondent को देंगे यानी ऑफिसर, and to adjudicating authority. अच्छा, रिस्पोंडेंट कभी कभी अलग भी हो सकता है. वो केस कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन था? रणबीर कपूर, लेकिन अपील किसने फाइल किया? इरफान खान, और रिस्पोंडेंट कौन था? फारूक हक. तो भी हो सकता है. अगर मैंने अपील किया और ऑफिसर ने रिस्पॉन्ड किया तो 2 ही लोग होंगे, अपीलांट, रिस्पोंडेंट. लेकिन वो डिपार्टमेंट वाला जो केस है तो वहां पे 3 लोग भी आ सकते हैं. ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसका ऑर्डर था, फिर अपीलांट, वो दूसरा भी हो सकता है, और मैं रिस्पोंडेंट दी असेसी. तो सबको एक एक कॉपी दी जाएगी. ठीक है. Then copy of the order passed by the appellate authority shall also be sent to the jurisdictional commissioner. एक कॉपी कमिश्नर को भी जाती है. jurisdiction यानी उस jurisdiction का जो कमिश्नर है, or the authority designated by him in this behalf, and the jurisdictional commissioner of state tax or commissioner of union territory tax, or the authority designated by him in this behalf. तो एक कॉपी सेंट्रल कमिश्नर और एक कॉपी स्टेट कमिश्नर या यूटी कमिश्नर, उसको दी जाएगी. Then every order passed under this section shall, subject to provisions of 108 or 113 or 117 or 1118, be final and binding on the parties. तो ये अभी सेक्शंस अपन देखेंगे. कहने का मतलब कि फर्दर अपील नहीं होता तो बाइंडिंग हो जाएगा. फिर इसी के अंदर रूल भी है. देखो रूल में वो सब एप्लीकेशन फॉर्म्स और उसके क्या क्या रहते हैं वो दिया है. तो APL 1, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर अपील, जो कि ऑनलाइन अपने को सबमिट करना है इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल. एंड अ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड टू द अपीलेंट इमीडिएटली. एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, आ गया है, अपील हैज बीन रिसीव्ड. Then grounds of appeal and the form of verification as contained in GST APL 1 shall be signed in the manner specified in Rule 26. Digital signature से उसको साइन करने का. Then a certified copy of the decision or order, certified copy of the original decision or order जिसके अगेंस्ट तुम अपील कर रहे हैं, against appealed against shall be submitted within 7 days of filing the appeal under sub rule 1, and a final acknowledgement indicating appeal number भी मिलेगा, shall be issued thereafter in APL 02 by the appellate authority or the officer authorized by him in this behalf. उसका वो मैनेजर और क्लर्क होता है, रजिस्ट्रार उसको कहते हैं, तो वो आपको इशू कर देगा अपील नंबर वगैरह सब. Then provided that where the certified copy of decision or order is submitted within 7 days from the date of filing of APL 1, the date of filing of appeal shall be the date of issue of provisional acknowledgement. जिस दिन provisional acknowledgement issue हुआ था उसी को date of appeal मानेंगे. And where the said copy is submitted after 7 days, अगर 7 दिन के बाद तुमने कॉपी सबमिट किया, certified copy of the original order, then the date of filing of appeal shall be date of submission of such copy. यानी कि इसको डेट ऑफ अपील मानेंगे. तो ये वो 3 महीने में हो जानी चाहिए या 6 महीने एज ए केस में भी, है ना. 3 महीने टाइम है ना अपील फाइल करने का. तो कहने का मतलब कि हमने अपील फाइल कर दिया 3 महीने के अंदर ऑनलाइन, और फिर 7 दिन के अंदर हमने वो ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी भी जमा करा दी, तो हमारा अपील का डेट क्या माना जाएगा? डेट व्हेन द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड, व्हिच इज द सेम डे एज वी फाइल्ड इट ऑनलाइन. तो वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए.
और अगर अपन 7 दिन के बाद जमा करा रहे तो जिस दिन ये कॉपी जमा करेंगे वो डेट ऑफ अपील माना जाएगा, तो वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज टाइम बार्ड अपील हो जाएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल द अपील शैल बी ट्रीटेड एज फाइल्ड ओनली व्हेन द फाइनल एक्नॉलेजमेंट इंडिकेटिंग अपील नंबर इज इशूड। वो तो ठीक है। देन एप्लीकेशन टू अपीलेट अथॉरिटी, अब ये एप्लीकेशन वाला जो डिपार्टमेंट करता है 6 महीने के अंदर, an application to the appellate authority under subsection 2 of 107 shall be made in form GST APL 03, ये डिपार्टमेंट वाला केस, वो रणबीर कपूर वाला केस, अनुपम खेर बुला के उसको कहता है पागल जैसे ऑर्डर पास किए, जाओ अपील करो, along with the relevant documents either electronically or otherwise as may be notified by the commissioner। ये अंदर के अंदर मामला है तो अदरवाइज भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है। फिर सर्टिफाइड कॉपी इसमें भी जमा कराना है, वही 7 डेज के अंदर, और उसके बेसिस पे फिर वो नंबर जनरेट हो जाएगा, अपील नंबर। एंड देन ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल, द अपीलेट अथॉरिटी शैल along with its order under subsection 11 of 107 issue a summary of the order in APL 04 clearly indicating the final amount of demand confirmed। डिमांड कितने का कंफर्म हुआ वो उसमें मेंशन होगा APL 4 में। And the jurisdiction officer shall issue a statement in APL 4 clearly indicating the final amount of demand confirmed by the appellate tribunal। तो ट्रिब्यूनल जो अपन अभी पढ़ेंगे नीचे अगले लेक्चर में, उसमें भी ये सेम आएगा APL 4, कंफर्मेशन ऑफ डिमांड, फाइनल डिमांड